बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे हम उसको सॉल्व करें। जिस तरह पहला क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा है, कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर। कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ये जो कंडक्टर है हमारे पास, ये ग्राउंड से हम जो है ना इसको हमेशा कुछ फासले पर रखते हैं। इसकी रीज़न क्या है, देखें हमें पता है जब भी प्रॉपर्टी होती है, जब भी करंट पास होता है कंडक्टर में से, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो अब इसके करीब जो भी चीज़ होगी तो ये उसकी क्या करेगा, सिमेट्री डिस्टर्ब करेगा, इसको इफेक्ट करेगा जो भी चीज़ करीब होगी। अब मिसाल के तौर पर ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास ग्राउंड है। अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन यहाँ तक जा रही है, मिसाल के तौर पर ट्रांसमिशन लाइन इस केस में हाई वोल्टेज है, तो बहुत ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है आसपास। तो ये क्या होगी, जो ग्राउंड के साथ जो भी चीज़ होगी उसको इफेक्ट करेगी। कोई वायर जा रही है, टेलीफोन की वायर जा रही है, कुछ भी जा रही है, उसको डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ फासले पर जो है ना इसको हम ट्रांसमिशन लाइन को रखते हैं। केस 2 में हमने क्या किया है, ये ग्राउंड है और ट्रांसमिशन लाइन यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पे इसकी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो इसलिए यही क्वेश्चन था इसमें कि हमारे पास क्या है, कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सस्पेंडेड फ्रॉम टावर टू इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड की ताकि क्लियरेंस हमारी ज़्यादा हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं। पूछा क्या, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज एज। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी, इसका आंसर तो क्या होगा, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीज। तो ये अब समझ लें ये किस तरह होगा। देखिए हमें पता है कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं, आउटपुट पावर और इनपुट पावर। एफिशिएंसी इंप्रूव कब होती है मुझे समझ है। मेरे पास कोई भी मिसाल के तौर पर सर्किट है, ये एक सर्किट है मेरे पास, मेरे पे वोल्टेज आ रही है। अगर मैंने कुछ भी मिसाल के तौर पर 10 वोल्ट इसकी 220 वोल्ट या इनपुट है, तो हमारे पास जो आउटपुट में जाएगी, आउटपुट में 220 वोल्ट नहीं जाएगी। कि मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस होंगे, लाइन में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो इनपुट तो हमारे पास पूरी 220 वोल्ट है मिसाल के तौर पर, लेकिन आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, 220 वोल्ट तो जाएगा ही जाएगा साथ साथ, लेकिन बस प्लस लॉसेस भी कुछ ना कुछ होंगे इसमें, प्लस लॉसेस होंगे। लॉसेस क्या होंगे हमारे पास, एक मिसाल आई स्क्वायर आर। लॉसेस किसे कहते हैं, आई स्क्वायर आर, जो कि हमारे पास पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे लाइन में। अब रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स कांस्टेंट है। अब क्या इंक्रीज होगा, जो करंट इंक्रीज होता रहेगा हमारे क्या लॉसेस बढ़ते जाएंगे, तो एफिशिएंसी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। अब इसी केस में एक केस है हमारे पास पावर जो है वो 10 वाट पावर है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, केस 1 लेता हूँ। केस वन का मतलब क्या है, वोल्टेज मैंने ले ली, इस केस में 5 ले ली, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट 2 एम्पेयर हो जाएगा ना, 2 एम्पेयर, तो क्या आ जाएगा, 10 वाट आ जाएगी। तो इस केस में लॉसेस क्या हो जाएंगे, पी लॉस हमारे पास क्या हो जाएगी, आई स्केयर क्या है हमारे पास, 2 का स्केयर 4 का स्केयर, आर की वैल्यू कुछ भी ले लें, आर की में से 1 ले लें, 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब सेकंड केस मैंने क्या किया, केस नंबर 2 में वोल्टेज को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, वोल्टेज को मैंने इंक्रीज़ करके 6 कर दिया, 6 वोल्ट कर दिया, जो कि करंट अब हमारे पास सारी बात है 2 तो नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि 10 वाट की पावर हमारे पास कॉन्स्टेंट पावर है। तो करंट जो हमारे पास 1.8 इस तरह कुछ कर दे, 1.8 मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो है ना अब क्या हो जाएगा, पी लॉस क्या हो जाएगा, अब 1.8 का स्केयर, सॉरी यहाँ पे 2 का स्केयर है, 1.8 का स्केयर इंटू R1 है कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस केस में ये। अब केस नंबर 3 आप देखें, केस नंबर 3 को बिल्कुल मैं और मैंने क्या किया, वोल्टेज को और मैंने इंक्रीज़ कर दिया, वोल्टेज को मैंने 7 वोल्ट कर दिया। अब करंट जारी बात है करंट कम हो जाएगा, क्योंकि पावर तो हमारे पास 10 वाट की है, 1.6 कर दे इस तरह कुछ। अब पी लॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.6 का स्केयर इंटू आर। अब आप एक चीज़ देखते जा रहे हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज बढ़ती जा रही है, पहले केस में वोल्टेज क्या थी 5 वोल्ट थी, तो पावर लॉस क्या था हमारे पास 16 था। अब मैंने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर 6 वोल्ट कर दी, तो पावर लॉस हमारे पास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसके रहा। इस थर्ड केस में क्या होगी, मैंने वोल्टेज को और इंक्रीज़ कर दिया, वोल्टेज को और जब इंक्रीज़ करूँगा तो हमारे पास देखें जो करंट और कम होता जा रहा है, 1.6 का स्केयर होता जा रहा है, तो लॉसेस कम हो रहे हैं। जब लॉसेस कम हो जाएंगे, सारी बात है यहाँ पर देखें फार्मूले को पता है, जब हमारे पास लॉसेस कम हो रहे हैं तो सारी की सारी जो हमारे पास इनपुट पावर अब आउटपुट में जा रही है, ये लॉसेस कम हो रहे हैं, तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये जो पहला था टू इंक्रीज, सॉरी, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीज, वोल्टेज तो इंक्रीज होगी तो हमें पता चल गया ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये पावर फैक्टर इंक्रीज, इसका क्या मतलब है ये भी समझ लें। ये देखिए
हमें पता है हमारे पास 3 फेज़ पावर है, उसका फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 3/√3 VL cos phi। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ये मैंने लिख ली करंट की वैल्यू। अब हमें पता है कि जो पावर लॉस है वो क्या होता है, I²R होता है। तो 3 इसलिए निकलेगा क्योंकि 3 फेज़ है, 3I²R। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा मैं, IL की वैल्यू पुट की मैंने इसमें, और R की वैल्यू पुट की ρL/I। तो हम देख सकते हैं जो पावर लॉस है, अब यहाँ से फार्मूले से भी प्रूव हो गया किसके, cos²I पावर फैक्टर जो है हमारे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब जो पावर फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा हमारा, या वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी, पावर लॉस कम होता जाएगा। अब ये यही पूछा है इस क्वेश्चन में। देखें, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीज, जब दोनों चीज़ें इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि लॉसेस कम हो रहे हैं ना, देखिए फार्मूले से भी समझा दिया है। ये जब बढ़ते जा रहे हैं लॉसेस कम हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं मतलब क्या, जो इनपुट पावर है सारी की सारी आउटपुट तक जा रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, वन अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर। जब अल्टरनेटिंग करंट कंडक्टर में से पास होता है तो क्या इसका ऑप्शन है, पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट एज कम्पेयर टू द कोर। अब इसको भी समझ लें। देखें, सबसे पहले तो सिंपल ये समझ लें कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके जो हमारे पास सेंटर जिसे हम कोर कहते हैं, कोर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस हाई तो करंट कम जाएगा। अब जो भी करंट आएगा, जो हमारे पास ये कोर में से करंट बहुत कम जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। अभी वो हाई क्यों होता है वो भी समझा लेता हूँ मैं आपको। अब क्या होगा, जो करंट है हमारा सारा का सारा सरफेस से जाएगा, ये सारा सारा करंट सरफेस से जाएगा, अंदर कोर में से करंट बहुत कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है। तो यही पूछा है कि क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट। सरफेस में करंट ज़्यादा होगा, कोर में कम होगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है इसको भी समझ लें। अब देखें, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हमारे पास सप्लाई एसी होनी चाहिए, सप्लाई एसी होनी चाहिए और कंडक्टर होना चाहिए। जब एसी सप्लाई कंडक्टर में से मूव करेगी तो वहाँ पे फ्लक्स कट करेगा, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये सेकंड क्या है, कंडक्टर को मूव कराएं, कंडक्टर को मूव कराएं और सप्लाई फिक्स रखें, तब भी जो है ना फ्लक्स कट करें। मतलब जहाँ भी एसी करंट जा रहा है, जैसे ये एसी करंट जा रहा है इस तरह का, अगर कंडक्टर में से पास होगा, कंडक्टर में से जब भी एसी करंट पास होगा, फिर कंडक्टर में से फ्लक्स, ये जो एसी नेचर का फ्लक्स कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जो इसको अपोज करेगा। ये एक तरीका समझ लें। और दूसरा क्या, हमें करंट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो डायरेक्शन निकालना भी आनी चाहिए। अब जिस तरह ये है, मेरे पास सोलिनॉइड है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है। अब ज़ाहिर बात है करंट जब जाता है तो उसके दरमियान क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे, जो थंब है हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन को होगा, ये थंब हमारे पास करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो अपनी जो राइट फिंगर है इसको जब यूँ करें, रोटेट करें, तो ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बता देगा, जो यूँ है इस तरह करके। अगर हमें फ्लक्स की डायरेक्शन पता है तो हम करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं, अगर करंट की पता है तो हम फ्लक्स की डायरेक्शन बता सकते हैं, दोनों तरीके। अगर हमें करंट की डायरेक्शन ना पता होती तो हम फ्लक्स की डायरेक्शन से बता सकते थे करंट किस डायरेक्शन में, इस राइट डायरेक्शन में। ठीक हो गया, ये हो गया। ये दो चीज़ें समझ ली हमने कि हमारे पास ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब सप्लाई जो है हमारे पास एसी होगी और कंडक्टर होगा तो हमारे पास फ्लक्स कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सेकंड ये डायरेक्शन बता दी। अब इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन में देखिए, हमारे पास कंडक्टर है, उसका अपर व्यू में दिखा रहा हूँ इस तरह का। ये एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है हमारे पास, ये एक अपर व्यू है कंडक्टर का, और ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। देखें, ये हमारे पास क्या है, करंट है, कुछ ना कुछ करंट है। अब ज़ाहिर बात है करंट है, तभी मैंने बताया करंट होगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होगी, ये हमारे पास जो थंब है वो राइट एंड थंब में जो है वो हमारे पास करंट की डायरेक्शन बताएगा, हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो फिंगर है हमारे पास जो राइट फिंगर है वो हमें फ्लक्स की डायरेक्शन बता देंगे। तो फ्लक्स की डायरेक्शन किस तरह आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी। ये हमारे पास मैन फ्लक्स है, ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अब दूसरा मैंने अभी आपको बताया इस केस में कि जब भी एसी करंट जा रहा है ना हमारे पास, ट्रांसमिशन लाइन तो एसी में होती है, जब भी एसी करंट कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है अंदर, ये कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन ले अंदर इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है, इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स की चेंज को अपोज करेगा, इसको चेंज को अपोज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे भी फ्लक्स आएगा। अब पहला क्या, फ्लक्स की डायरेक्शन जो होगी वो इसकी अपोजिट होगी तभी तो इसे अपोज करेगा ना। यहाँ पे फ्लक्स की ये जो अंदर का आया है इसे मैं फाई एन कह देता हूँ, जो अंदर का आया फाई एन जो आया हमारे पास वो
जो हमारा मैन फ्लक्स है उसके अपोज होगा, तभी तो इसको अपोज करेगा ना, इसलिए करंट है। ठीक हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया था अगर हमें फ्लक्स की डायरेक्शन पता चल जाए, कुछ एक चीज़ पता होनी चाहिए, हम करंट की डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। अब इस केस में हमें फ्लक्स की डायरेक्शन पता चल गई है, फ्लक्स की डायरेक्शन पता चल गई है, तो हम करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर के अंदर करंट है जो उसको अपोज करेगा मैन करंट को, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। देखें ये हमारे पास जो राइट हैंड फिंगर है, फोर्थ जो फिंगर है इसको आप रोटेट करें, ये फ्लक्स की डायरेक्शन वो बताइए। यूँ रोटेट होती है, मतलब क्या हुआ, ये थंब हमारे पास करंट डायरेक्शन बता रहा है। तो करंट डायरेक्शन किस तरह हो जाएगी, यहाँ पे देखें, ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये जारी बात है यहाँ से इंटर होगा तो यहाँ से लीव होगा। अब यह पता चल गया करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट आई ई जो अपोजिट नेचर को होगा। अब आप देखें जो हमारे पास ये जो कंडक्टर है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मैन करंट है, मैन करंट इस डायरेक्शन में है, और जो हमारे पास दूसरा करंट है जो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुआ है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में, मतलब क्या अंदर अपोज कर रहा है, करंट जो है हमारे पास अंदर अपोज कर रहा है। तो करंट अंदर क्या हो, एक समझ ले जीरो हो गया, अंदर सारा कोई करंट जा रहे हैं क्योंकि एक पोजीशन आ गई। और बाहर क्या देखें सरफेस में क्या हो रहा है, हमारे पास ये करंट भी एक लाइन सीधा जा रहा है इस साइड पर, और ये करंट भी उसके जो है ना ऐड हो रहा है। तो सारा का सारा करंट क्या और एडिशन हो रही है, तो सारा का सारा करंट यहाँ से जा रहा है इस किस्म का, अंदर पोजीशन हो रही है, करंट को जा ही नहीं रहा। ये आपको समझा दिया मैंने। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो सिंपल आपने ये रूल याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट यहाँ पे हमारे पास बहुत कम जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लें। द फैक्ट दैट अ कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन द सरफेस एज कम्पेयर टू द कोर इज नाउन एज। यही क्वेश्चन अब ये कि वही सेम टू सेम यही स्किन इफेक्ट होता है, इसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है स्किन इफेक्ट में क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है कंडक्टर के कोर में, तो करंट क्या होगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होगा वहाँ तो नहीं जाएगा, हमेशा सरफेस होता हुआ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस व्हेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। करंट जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ओमिक रेजिस्टेंस सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। ये सारे जो क्वेश्चन स्किन इफेक्ट है जब भी आपको मैंने समझाया है ऊपर, सिर्फ स्किन इफेक्ट रिजल्ट इन, स्किन इफेक्ट से क्या होता है, फिर वही डायग्राम, सिंपल डायग्राम है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा कोर में। तो क्या होगा, इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस समझ लें क्यों है। अब कोर में क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया ना, सारी बात है, तो क्या हो जाएगा, इस पहला ऑप्शन तो हो गया हमारे पास इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो समझ भी लिया हमने, कोर के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या है, बट रिड्यूस इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रिएक्टेंस क्यों डिक्रीज होगी, देखें जो हमारे पास सोलिनॉइड है, जितना ज़्यादा करंट जाएगा इस सोलिनॉइड में से उतनी ज़्यादा हमारे पास इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन अभी स्किन इफेक्ट में देखें हमारे पास क्योंकि रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है तो करंट बहुत कम जाएगा, जब करंट कम जाएगा तो हमारे पास इंडक्टेंस जो है, रिएक्टेंस एक किस्म की बहुत कम प्रोड्यूस होगी क्योंकि कोर में करंट ही बहुत कम है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बिल्कुल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो करंट कम जाएगा, बट रिड्यूस इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस, करंट कम हो गया है तो जहरी बात है रिएक्टेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, स्किन इफेक्ट डिपेंड ऑन, सब में डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर में भी डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी में भी डिपेंड करेगा और रेजिस्टिविटी में भी डिपेंड करेगा। देखिए स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर विल रिड्यूस, कि स्किन इफेक्ट को हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर क्यों है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज। अब ये समझ लें ये क्यों हुआ है, रेजिस्टिविटी क्यों इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। अब स्किन इफेक्ट तो हमें पता चल गया है, तो इसको इस ट्रांसफार्मर के डायग्राम से समझें। देखिए मेरे पास ट्रांसफार्मर है, स्टार्टिंग में हमारे पास करंट जा रहा है आई, जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का करंट है हमारे पास। अब सारी बात है अल्टरनेटिंग करंट नेचर का करंट है, फ्लक्स यहाँ पे कट कर रहा है हमारे पास, तो फ्लक्स कट करेगा हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी मतलब क्या है, करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही है, यह चाहेगा जिस पोजीशन में था उसी में रहो लेकिन डिस्टर्ब होगी सिमेट्री, इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे करंट जा रहा है, इस समय किस्म का ईडी करंट भी कह सकते हैं। एक करंट तो कोर में जा रहा है, सॉरी ये सोलिनॉइड है उसमें वो जा रहा है, लेकिन वो नहीं, दूसरा जो करंट तो हमारे पास कोर में भी जाएगा ना, कोर भी तो हमारे पास एक किस्म का कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, यहाँ पे भी जो है हमारे पास करंट एसी है जो चेंजिंग नेचर का कट कर रहा है, फ्लक्स कट कर रहा है, तो हमारे पास कंडक्टर में से एक करंट फ्लो होगा आई। अब ये आई को रिड्यूस हम किस तरह कर सकते हैं, ये जो आई है हमारे पास, ये हमारे पास लॉसेस दे रहा है, पी लॉस हो रहा है, जिसे हम आई स्केयर आर लॉसेस कहते हैं। अब ये रिड्यूस किस तरह हो सकता है हमारे पास,
हम क्या करें, इसके रेजिस्टेंस बढ़ा दें। जो जो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारे पास आई लॉस कम होता जाएगा। आई लॉस कम हो जाएगा, हमारे पास पावर लॉस कम हो जाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टिविटी इसकी अगर हम इंक्रीज़ कर दें, तो यही ऑप्शन दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी जो जो हम इंक्रीज़ करते रहेंगे तो हमारे पास आई करंट जो है, जो कि एसी की वजह से आ रहा है, यहाँ पे जो एसी करंट है वो हमारे पास चेंजिंग नेचर का है, फ्लक्स कट कर रहा है, तो हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जो कि हमारे पास कोर में फ्लो कर रहा है। उसको कम करने के लिए क्या होगा, हम रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीजेज, जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी करंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। 14 स्किन इफेक्ट, तो हमारे पास किसका एक प्रोपोर्शन होता है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी निगलेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज लेस देन 80 किलोमीटर के लेस लाइन में हम जो है, जो हमारे पास कैपेसिटेंस है उसको निगलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, कोरोना इफेक्ट से क्या होगा हमारे पास, द इंक्रीज एनर्जी लॉस। अब ये क्यों होता है, ये देखें, हर चीज़ की एक ना एक, ये जो हमारे पास एक कंडक्टर है इसकी भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मतलब क्या हुआ कि मैं इसको अगर बैटरी से कनेक्ट करूँ, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूँगा, तो इस कंडक्टर में से जो है ना हमारे पास, सॉरी ये अगर इंसुलेटर लगा हुआ, ये इंसुलेटर है हमारे पास, कंडक्टर नहीं है, यहाँ पर इंसुलेटर समझ, ये हमारे पास इंसुलेटर है। 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो करंट इसमें से आगे नहीं जाएगा, इसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि इंसुलेटर है। लेकिन हर चीज़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अब क्या होगा, मैंने वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, इंसुलेटर वही है लेकिन मैंने वोल्टेज को यहाँ पे 1000 कर दिया। अब 1000 वोल्ट करूँगा तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि इसको ब्लॉक कर सके। तो अब ये क्या होगा, ये इंसुलेटर हमारे पास एक किस्म का कंडक्टर बन गया, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट गई तो हमारे पास क्या होगा, करंट यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा, ये कंडक्टर बन गया। इसी तरह जो हमारे पास एयर होती है, ये हमारे पास एयर है, ये तो इंसुलेटर है, इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन इस एयर की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट तक जो है ना ये इंसुलेट करता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो मुझे सही तरह आइडिया नहीं है, शायद 30 किलो वॉट पर सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर में इतनी कम वोल्टेज दे दें तो ये हमारे पास एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाएगी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। अब ट्रांसमिशन लाइन में होगा क्या, ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, हाई ट्रांसमिशन लाइन है 750 किलो वॉट। अब जो जो करंट जा रहा है तो यहाँ पे इंसुलेटर तो क्या हमारे पास एयर इंसुलेटर होगा ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे एयर एज अ बिहेव एज अ इंसुलेटर। लेकिन अब वही केस है जो इस केस में हमने किया था, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होती है, लेकिन अब इसकी भी, इस एयर की भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी। 7 किलो वोल्ट बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, तो क्या होगा, जो आसपास एयर है हमारे पास क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। मतलब क्या, वो एक किस्म का कंडक्टर बन जाएगा। अब जो करंट है सारा का सारा यहाँ से नहीं जाएगा, लाइन से नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ ये भी मीडियम बन गया है, अगर कंडक्टर मीडियम बन गया तो करंट हमारा कुछ ना कुछ यहाँ से जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, हमने एक 10 मेगावाट की मिसाल दे रहा हूँ, पावर भेजनी है यहाँ से यहाँ तक इस लाइन से, लेकिन अब पावर क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ जो जो एयर है यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो जाएगी, सारी पावर आगे नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगी। तो यही पूछा हुआ है हमसे, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज इंक्रीज एनर्जी लॉस, एयर आयनाइज हो गई जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हमारे पास इंक्रीज होगी। अब वही क्वेश्चन है 24, कोरोना यूजली अकर वन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर सक्सीड 30 किलो वोल्ट। जब 30 किलो वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एयर हमारे पास क्या हो जाएगी, एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ख़त्म हो जाएगी। अब इसी तरह 25 में, कोरोना इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय, चारों ऑप्शन है, हीजिंग साउंड भी होता है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिटेक्टेड बाय। अब 26 को समझें, द करंट ड्रान बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेस इज नॉन साइनोसाइडल। क्यों होता है देखें, जब लाइन में हमारे पास स्ट्रेट करंट जा रहा है, कोरोना भी नहीं आया, तो हम तो एसी की तरह जा रहा है हमारे पास करंट, क्योंकि लॉसेस नहीं हो रहे। लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास कोरोना आ गया, कोरोना लॉस की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो हमारे पास ये वेव लाइन भी जो है ना साइनोसाइड नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी एनर्जी लॉस की वजह से। तो यही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 को हम सॉल्व करते हैं। बिटवीन टू स्पॉट ड्यू टू सैग द कंडक्टर टेक द फॉर्म ऑफ,
देखिए हमारे पास ये टावर है, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। तो हम ट्रांसमिशन लाइन को कभी भी यूँ स्ट्रेट नहीं रखेंगे, स्ट्रेट टाइट करके नहीं रखेंगे। क्यों? अगर यूँ रखेंगे तो हमारे पास एंड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसी ट्रांसमिशन टावर को, अब इस केस में क्या करेंगे, टावर को वही है, हम थोड़ा सा जो है ना ट्रांसमिशन लाइन को सैग से दे देते हैं। सैग क्या होगी, ये जो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया जिसकी वजह से थोड़ा सा अब क्या होगा, हमारे पास जो एंड है, एंड में जो हमारे पास वो क्या होगा, हमने थोड़ा सा जो है ना इसको गैप दे दिया है ताकि जो एंड में हमारे पास जो है वो स्ट्रेस ना हो। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये सैग होगा हमारे पास, यहाँ से लेकर ये से सैग कहते हैं। तो ये सैग यही पूछा, बिटवीन टू स्पोर्ट ड्यू टू सैग द कंडक्टर टेक द फॉर्म ऑफ कैटनरी। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, कैटनरी फॉर्म कहते हैं। जो हमारे पास इस तरह की आ रही है, ये फॉर्म में हमारे पास कैटनरी फॉर्म है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 30 को सॉल्व करते हैं। द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन ऑन कंडक्टर इज, अब ये क्या है, इंक्रीज वेट। सारी बात है, अभी हमारे पास ये टावर है, ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास जा रही है ट्रांसमिशन लाइन। अब जो आइस इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, इसका जो वेट होता रहेगा वो, ये जो हमारे पास वायर जा रही है ट्रांसमिशन लाइन, इसका क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज वेट। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रोडोमिनेंट ऑन, क्या हो जाएगा, स्पोर्टिंग टावर। जो स्पोर्टिंग टावर होते हैं हमारे पास उसमें जो विंड प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा होती है। 32 समझे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विंड प्रेशर इज टेकन एक्ट ऑन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू दैट ऑफ आइस। ये क्यों होता है, अब देखें हमारे पास जो आइस है वो हमारे पास क्या हो, किस डायरेक्शन में आ रही है, इस कंडक्टर को नीचे की तरफ कर रही है ना, कंडक्टर को नीचे की तरफ कर रही है किस्म का। और जो विंड है हमारे पास वो इस तरफ यूं करके जा रही है। तो ये इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपस में राइट एंगल हो जाएगी। तो इसलिए यही ऑप्शन था हमारे पास, विंड प्रेशर एक्ट एज राइट एंगल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। फॉर इम्प्रूविंग लाइफ स्टील पोल आर गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ, देखिए स्टील का जो पोल होता है हमारे पास, स्टील का पोल है, वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें जंग सा लग जाता है। तो जंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील की जो है ना, स्टील पोल के साथ गैल्वेनाइज अप्लाइंग अ लेयर, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर, एक लेयर लगा लेते हैं गैल्वेनाइज स्टील की, ताकि जो हमारे पास जो है ना ये जो रंग है ना जंग से लग जाता है, ये लेयर हट जाए, ये ना लगे। इसी तरह हमारे पास, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 को हम सॉल्व करते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज कम्पेयर टू केबल इज, तो ये सारे जो है ट्रांसमिशन लाइन के हमारे पास डिसएडवांटेज है। जैसे पहला डिसएडवांटेज जो लिखा हुआ है इसने, लाइटनिंग जो है हमारे पास, जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट लगने का ख़तरा होता है हमारे पास। लेकिन अंडरग्राउंड केबल क्या होगा, वो जो हमारे पास एक ग्राउंड है तो ग्राउंड के अंदर जा रही होती है तो उसमें ये ख़तरा नहीं होता। और एटमॉस्फेरिक हैज़र्ड लाइक स्मोक ईटीसी, आइस सारी बात है, जब आइस होगी तो वो सीधा सीधा क्या होगी, एक कंडक्टर जा रहा है इसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन जो हमारे पास केबल है, केबल अंडरग्राउंड है तो उसके ऊपर ये भी चांस नहीं होगा। तो सारे ये जो हमारे पास हैं ये ऑप्शन ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 43 को हम सॉल्व करते हैं। 43 में क्या पूछा है, इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ फीडर फीड पावर टू, जो फीडर है वो फीड किसको पावर करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी समझ लें क्यों। देखिए हमारे पास जो भी जनरेशन होती है, सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास जनरेशन आएगी। जनरेशन हम किस तरह करते हैं, 11 के वी में करेंगे या 20 की, कुछ भी करेंगे, जैसे याद नहीं है, 13 20 कम क्या होती है। इसको हम क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप करते हैं 132 के वी में कर दिया हमने। अब 132 के वी से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हो जाती है, हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। अब जारी बात है 132 के वी तो हम आगे लोड में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, सब स्टेशन लगा होगा, सब स्टेशन कहते हैं। सब स्टेशन क्या करेगा, 132 के वी को, किलो वोल्ट को जो हमारे पास को रिड्यूस कर देगा, जो हमारे पास 11 के वी तक। सब स्टेशन से हम फीडर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास देखो घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर 11 के वी जो हमारे पास किस में रेडी हो जाएगा, 220 किलो वोल्ट जो ट्रांसफार्मर हो गया। अब ये जो फीडर क्या होगा, फीडर ये है किस्म का। तो फीडर कहाँ से, जो सब स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक 11 के वी को आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर तक जा रहा है तो वो फीडर होगा हमारे पास। बिल्कुल यही ट्रांसमिशन फीडर, फीड पावर टू, फीडर किसको पावर कर रहा है, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को पावर दे रहा है। 45 में क्या है ना, ट्रांसमिशन लाइन फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस होगा, हर लाइन में होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, शॉर्ट कंडक्टेंस, ये सारे जो है ना हमारे पास
कांस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट 2%। रेगुलेशन का मतलब क्या हो रहा है कि अगर 750 किलो वोल्ट हमारे पास जा रही है वोल्टेज, तो हमारे पास आउटपुट में भी कितनी जो है ना रेगुलेशन आ रही है। अगर 740 किलो वोल्ट आ रही है, किलो वोल्ट हो रही है, तो मतलब ये रेगुलेशन अच्छी है हमारे पास। लेकिन अगर रेगुलेशन ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी, अगर रेगुलेशन 98% हो जाएगी, मतलब क्या हुआ 750 किलो वोल्ट का 98% जो है 100 वोल्ट आगे जा रही है, तो ये रेगुलेशन हमारे पास अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो पावर इनपुट में है वो आउटपुट में सही तरह से नहीं जा रही, काफ़ी लॉसेस आ रहे हैं। लेकिन रेगुलेशन कम होगी, मतलब क्या हुआ सारी की सारी जो वोल्टेज है वो आगे तक आउटपुट तक जा रही है, उसमें रेगुलेशन कम आ रही है आउटपुट में हमारे पास एज़ कम्पेयर टू इनपुट।